हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये नोट्स जो हैं ये आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे सारे नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप इनका प्रिंट निकाल सकते हो या फिर जब आप चाहो आप इनसे रिवाइज कर सकते हो। सारे वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो जाए। बाकी अगर आप लोग नेट के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो 10 सितंबर से हमारे नेट के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऐप में जाओ, वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसकी मदद से फिर आप प्लान कर सकते हो कि आपको कोर्स को कब ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी जो हम एक नई अप्रोच और जो टीचर्स मिलकर आपको पढ़ाएंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार आपका जेआरएफ जो है वो क्लियर हो जाए। हमारा पहला बैच है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा सो दैट आपका इस बार अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और पूछना चाह रहा था, अगर आप प्लीज बताने में हेल्प करो कि क्या आप लोग, जैसे हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि एक सिंगल वीडियो में एक डेडिकेटेड टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा पढ़ना ठीक लग रहा है? या फिर अगर आप चाहो तो अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वहां पे हम सारे टॉपिक्स को 2 या 3 वीडियो में ही पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक एक वीडियो या एक एक टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो हम पूरे चैप्टर को एक, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगला हेल्थ एजुकेशन पढ़ते हैं या फिर किन्सियोलॉजी या बायोमैकेनिक्स कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग एक ही कंबाइंड वीडियो में करके कुछ मल्टीपल टॉपिक्स को कर लें, ताकि आप एक ही वीडियो में सारे देख पाओ, है ना। तो जैसा भी आपको लगे कमेंट में जरूर बता देना, ताकि अगला टॉपिक फिर हम अगला चैप्टर जो है या अगला यूनिट आप बोल लो या सब्जेक्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो हम लोग उसी तरीके से शुरू करेंगे। चलो ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं फटाफट। बहुत ईजी सा टॉपिक होता है और इसको हम फटाफट देखते हैं। याद करने के लिए इसमें चीजें होती हैं, वो मैं आपको मार्क करके बताता रहूंगा। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है शरीर में, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होता है। रेस्पिरेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ठीक है, लंग्स में भी एल्वियोली जो हमारी होती हैं उसमें, और जब हमारे ब्लड में जब गैस एक्सचेंज होता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन कब बोलते हैं? जब ये गैस एक्सचेंज हमारे ब्लड्स और सेल्स में होता है, यानी कि जब हमारी मसल्स ब्लड को रिलीज करती है या ब्लड में से यूज कर लेती है या ब्लड को यूज कर रही होती है, उस समय जो आदान प्रदान हमारे इंटरनली बॉडी में चल रहा होता है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि हमारे रक्त में और सेल्स में हो रहा होता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फेजेस क्या है? एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? एयर एंटर्स लंग्स थ्रू द एटमॉस्फेयर। जब हम एटमॉस्फेयर से सांस को अंदर खींचेंगे तो इंस्पिरेशन, और जब उसी एटमॉस्फेयर में सांस को बाहर छोड़ देंगे तो एक्सपिरेशन हमारा क्या रहेगा, एक्सपायरेशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं फटाफट रेस्पिरेशन में, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं मार्क कर देता हूँ। मेन रूट ऑफ एयर एंट्री कैविटी। ठीक है, तो एयर की एंट्री का मेन रूट हमारा नोज और नेजल होते हैं। राइट और लेफ्ट में होता है नेजल सेप्टम जो होता है वो इसको डिवाइड करता है, तो आप इसको ध्यान रखना। इट रिमूव्स डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। ठीक है, तो जो हमारे नाक में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, उनका बेसिकली काम होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो उनको यहीं पे रोक लेते हैं और फिर हमारे लंग्स में उसको एंटर नहीं करने देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नाक से आप ज्यादा सांस लो, मुंह से इतना सांस ना लो। ठीक है, और यही सेंसरी ऑर्गन हमारे स्मेल के लिए भी यूज होता है। फेरिंग्स की बात करते हैं, नेक्स्ट जो आता है दैट इज फेरिंग्स। 12 से 14 सेंटीमीटर की लॉन्ग ये एक ट्यूब होती है। ठीक है, मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारी यहाँ पे फेरिंग्स होता है। ठीक है, 12 से 14 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, लाइज बिहाइंड द माउथ कैविटी एंड लैरिंग्स। तो लैरिंग्स हम इसके बाद पढ़ेंगे, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा माउथ कैविटी होता है और जो लैरिंग्स होता है उसके पीछे लाई करता है फेरिंग्स। तो इस चीज का ध्यान रखना। बिलोंग्स टू बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो फेरिंग्स है ये हमारे रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में, और डाइजेस्टिव खाने का जाने का जो रास्ता होता है वो भी दोनों कॉमन होता है। ठीक है, पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। इन तीनों का नाम याद रखना, और जैसे इनके नाम है वैसे इनका काम भी है। नासोफेरिंग्स क्या है? ये अपर पार्ट होता है और ये नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ, मतलब नेजल कैविटी वाला जो पार्ट होता है वो होता है नासोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होता है? ये मिडिल पार्ट होता है और ये ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। और लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है, जो लैरिंग्स से जो एसोसिएटेड होता है, लैरिंग्स के जो पास हमारा फेरिंग्स का जो पार्ट निकल जाता है वो उसको हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैरिंग्स, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ध्यान रखना है इसको। लाइज इन द नेक, इस जगह पे ये होता है वॉइस बॉक्स। 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। स्पीच में मदद करता है क्योंकि ये वॉइस बॉक्स है, तो स्पीच में जो आप बोलते हो उससे लैरिंग्स मदद करता है। प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैकिया, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ध्यान रखना। 10 से 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है।
सराउंडेड बाय 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज। ठीक है, तो जो हाइलैंड कार्टिलेज होता है वो सराउंडेड ऐसे ऐसे होता है हमारे इस विंड पाइप में, जिसकी मदद से उसका जो शेप होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रेज होती हैं उसके जो फिफ्थ पार्ट होता है, फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रे होती है वहां पे पास में जाके ये जो हमारा ट्रैकिया होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम ब्रोंकाइज बोलते हैं। ठीक है, अब ब्रोंकाइज क्या है? देयर आर टू ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट। तो ये जो ट्रैकिया नीचे जाके डिवाइड हो रही है ये दो पार्ट में हो रही है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट, इसको ध्यान रखना। जो राइट ब्रोंकाई होती है राइट साइड वाली, ये छोटी होती है और वाइडर होती है, मेड अप ऑफ कंप्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये पूरे पूरी कार्टिलेज से बनी होती हैं। इट कंट्रोल्स एयर एंट्री को कंट्रोल करते हैं, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। तो लंग्स और ब्लड में जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो ब्रोंकाइज कंट्रोल करते हैं। अब लंग्स क्या है? जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, टू स्पॉन्जी इलास्टिक एंड कोन शेप्ड ऑर्गन है, दो होते हैं। राइट 620 ग्राम्स होता है और 3 लोब्स कंटेन करता है। ठीक है, ये बड़ा होता है। राइट वाला जो हमारा लंग होता है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। ठीक है, लेफ्ट लंग जो होती है वो 560 ग्राम की होती है और 2 लोब्स ये कंटेन करती है। अब ऐसा क्यों है? अगर आपको पता हो तो लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, तो क्योंकि हार्ट वो जगह ले लेता है इसलिए लंग्स का साइज जो है वो छोटा है। मतलब कुदरत ने जो भी चीज बनाई है पता नहीं इतने हिसाब से बनाई है, कैसे बन गए क्या है हम इंसान पता नहीं, पर इतना परफेक्शन से बनी है कि हर चीज मैनेज होके चलती है। हाँ, बहुत सालों का ये मेहनत है शरीर की, पर एकदम परफेक्शन के साथ ही सारी चीजें होती हैं ताकि कोई भी आपको इंटरनली इश्यूज ना। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडियास्टेनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि जो दो लंग्स होते हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको मीडियास्टेनम बोलते हैं। अब एल्वियोली की बात करते हैं। एल्वियोली टर्म मैंने आपको ऊपर भी बताया था। फंक्शनिंग, एक मिनट में चेक कर लूं आपको दिख रहा है। ठीक है फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू विच ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी सेल्स। तो एल्वियोली क्या है? फंक्शनल यूनिट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एल्वियोली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एयर सैक्स इसके अंदर होते हैं। एयर सैक्स क्या होता है? छोटे छोटे ये सैक्स होते हैं, होल्स होते हैं एल्वियोलीज में, जो कि मदद करते हैं आपको हवा का आदान प्रदान करने का। फाइनल टर्मिनेशन ऑफ ईच ब्रोंकाई, तो हमने जो यहाँ ब्रोंकाइज पढ़े थे राइट और लेफ्ट, तो उनका जो फाइनल पार्ट आता है वो आपका एल्वियोलाइज होंगे। ठीक है, फाइनल टर्मिनेशन ऑफ ईच ब्रोंकाई 700 मिलियन, यानी कि ये तो एक अप्रॉक्स नंबर है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो इतने ज्यादा एल्वियोलाइज आपकी बॉडी में होते हैं। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, तो ये लंग्स और ब्लड के बीच में रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वियोलाइज मदद आपकी करते हैं। ठीक है, ये फिर से यहाँ पे लिखा है, देख लो, गैप बिटवीन लंग्स इज कॉल्ड मीडियास्टेनम, याद कर लो मीडियास्टेनम। ठीक है, चल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने देख लिया था, जो कि बाहर की तरफ होता है, यानी कि एल्वियोली और ब्लड के बीच में हो रहा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट, दो काम होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि हमारे ब्लड और सेल्स में हो रहा होता है। ठीक है, या बॉडी टिश्यू सब बोल लो। ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप एज वेस्ट। ठीक है, तो वही जो सेल्स या टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं अपने अंदर, जो कि ब्लड में ट्रेवल कर रही है, और फिर उन्हीं मसल्स के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, वही जो वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से वो ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर ब्रीथिंग प्रोसेस, वेंटिलेशन, इनहेलेशन में क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, मूव डाउनवर्ड्स, हमने बात कही थी, जो डायफ्राम होता है ये आपका प्राइमरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का, जो कि आपके चेस्ट के नीचे होता है। तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमने देखो सांस ली, इसका इस समय क्या हुआ? डायफ्राम नीचे चला जाता है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो रिब को आपके एक्सपैंड करेंगी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रिब जो है वो एक्सपैंड करता है। थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, एयर रशेस इनटू लंग्स, तो जो जगह होती है वो ओपन होती है और जो हवा होती है वो लंग्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है। फिर वहीं जब हम एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन करते हैं तो चेस्ट हमारा, रिब केज जो है वापस अंदर चला जाता है। डायफ्राम जो होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं जैसे उनका नॉर्मल शेप होता है, और एयर जो है वो लंग से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये दो उसके ब्रीथिंग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलो अब लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी में कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं, जिसको आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कि इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन अ नॉर्मल ब्रीथ, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो ये क्या हो रहा है? ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है, जो कि अप्रॉक्स 500 ml के आसपास होती है। तो जो नॉर्मल हम सांस अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी। फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये क्या है? एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल ब्रेथ। अब हमने जब नॉर्मल सांस ली, ये जो हमने टाइडल वॉल्यूम ली, जब मैंने ये 500 ml अप्रॉक्स सांस अंदर खींच ली, उसके बाद भी तो ऐसा है ना कि मैं सांस अंदर खींच सकता हूं। कैसे?
तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने सांस अंदर खींची ये जो एक्स्ट्रा मैंने सांस अंदर खींची, ये क्या है? ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वैसे ही होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो नॉर्मल सांस मैं बाहर छोड़ सकता हूं, इसके बाद भी जो एक्स्ट्रा सांस मैंने और बाहर छोड़ी, ये क्या होगी? ये हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल जो आप सांस का इनटेक और आउटटेक कर रहे हो, और इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी क्या है? इंस्पिरेटरी में जो एक्स्ट्रा आप और इनहेल कर सकते हो, और एक्सपायरेटरी में जो आप एक्स्ट्रा और एक्सेल कर सकते हो, वो ये दोनों आपके कहलाएंगे। फिर है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये क्या है? एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेशन। अब आपने अगर पूरी सांस छोड़ दी, सब कुछ निकाल दिया, उसके बाद भी थोड़ी सी सांस जो है वो हमारे लंग्स के अंदर रह जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, मुझको खांसी हो रखी है, तबीयत खराब हो रखी है, तो सांस लेना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, फिर है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी में देखो क्या क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और थर्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, और टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गया? आपका रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन आपका टोटल लंग कैपेसिटी बन जाता है, जितना पूरी सांस आपके अंदर होती है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी देखो समझ में आ गया। सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दो, जो एक्स्ट्रा सांस आपके लंग्स में बच रही थी सांस छोड़ने के बाद, उसको हटा दो, तो उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब आपका वाइटल कैपेसिटी के अंदर आ जाएगा। और जब हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमने रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ दी थी वाइटल कैपेसिटी के अंदर, इसको भी ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा, जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स हमारा कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पूरा यूनिट जो मैंने पूछा था उसका आंसर जरूर कर देना है कि आप अगले चैप्टर को कैसा चाहते हो, ऐसे टॉपिक वाइज चाहते हो एक वीडियो में, या फिर कंबाइंड चाहते हो कि 2 से 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ के खत्म कर दिया जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। नेट के बैचेस के लिए डेमो लेक्चर्स जाके फटाफट देख लो, बैच स्टार्ट हो जाए उससे पहले आप ज्वाइन कर लो, ताकि बहुत अच्छी तरीके से आपकी इस बार तैयारी हो जाए। कोई भी फीडबैक हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ध्यान रखो अपना, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।